हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो यूनिट 3 है, चेंजिंग ट्रेडिशंस, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। तो उनका ऊपर के उन चैप्टर्स में क्या क्या बताया जाएगा, उनकी थीम दी जाएगी इस पूरे यूनिट के इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हर चैप्टर की थीम हम अलग से देखेंगे। पहले इस पूरी यूनिट की देख लेते हैं। ठीक है, इसमें मेजर बातें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें फ्यूडलिज़म का जो कंसेप्ट था वो बताया गया है, क्योंकि ये वाला पूरा चैप्टर लगभग यूरोप सेंट्रल है, यानी कि यूरोप के बारे में बातें की जाएंगी इस चैप्टर में। ठीक है, यूरोपियंस ने कैसे कन्वर्ट किया बाहर के लोगों को, फिर यूरोपियंस में खुद की क्या क्या लड़ाई थी, वेस्ट रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो यूरोप में फ्यूडलिज़म बहुत ज़्यादा है, तो उस फ्यूडलिज़म सिस्टम को पढ़ते हैं अभी। ठीक है, फ्यूडलिज़म में 3-4 लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे आते हैं पीजेंट्स, जिन्हें सर्फ्स भी कहा जाता है। फिर आते हैं नाइट्स को सोल्जर्स समझ सकते हो, नाइट्स को तुम सोल्जर्स। फिर आते हैं लॉर्ड्स यानी कि ज़मींदार वगैरह। फिर आते हैं किंग, जो एक अकेला किंग होता है। तो भाई सबसे ऊपर होता है किंग, फिर ये नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब भाई सबसे ऊपर होता है किंग, उसके नीचे फिर किंग के पास पूरे जो, जैसे पूरा ब्रिटेन है, ये पूरा ब्रिटेन है मान लो, ब्रिटेन, तो इसकी जितनी भी ज़मीन है वो सारी होगी किंग के पास। तो अब किंग वो ज़मीन दे देगा किन्हें, लॉर्ड्स को, वो दे देगा इन्हें लैंड। फिर ये लॉर्ड्स इस लैंड के बदले में क्या देंगे, ये देंगे लॉयल्टी और मिलिट्री एड, यानी कि किंग के साथ लॉयल रहेंगे, कभी भी किंग को मदद पड़ेगी तो मदद करेंगे, और मिलिट्री से मदद करेंगे। मिलिट्री से मदद कैसे, यानी कि ऐसे थोड़ी है कि किंग के पास कोई आर्मी नहीं है। किंग के पास आर्मी मिलेगी, मतलब मान लो 1000 बंदों की आर्मी है किंग के पास, लेकिन कभी लड़ाई हुई तो क्या पता 1000 कम पड़ जाए, तो 100-200 बंदे ये भिजवा देंगे लॉर्ड्स वगैरह, जिससे 1100 हो गई, 1200, तो यानी कि थोड़ी बहुत आर्मी में मदद मिल गई। तो ऐसे ही मिलिट्री एड दे देते हैं लैंड के बदले में। फिर उसके बाद अभी जो मिलिट्री एड आई है, इसमें 100-200 बंदे भिजवाएंगे लॉर्ड्स किंग के पास। तो 100-200 बंदे आएंगे कहाँ से, ये 100-200 बंदे होंगे नाइट्स यानी कि सोल्जर्स। तो ये सोल्जर्स जो होंगे ये आएंगे कैसे, मतलब ऐसे तो है नहीं कोई भी बंदा फ्री में लड़ने के लिए तैयार है किसी के लिए, इनको बदले में कुछ चाहिए। तो सोल्जर्स तो क्या थे, इनको देते थे मिलिट्री सर्विस, यानी कि ये लॉर्ड के पास मिलिट्री में चले जाते थे, लॉर्ड इन्हें किंग के पास भेज देता था। तो इन्हें बदले में क्या मिलता था, जो लैंड किंग देता था ना इन्हें लॉर्ड्स को, वही लैंड नाइट्स को मिल जाता था, थोड़ा बहुत लैंड, कि भाई तुम इस पर खेती कर लो, तुम्हें जो करना है। अब ये तो भाई सोल्जर्स हैं, इनके पास खेती करने का टाइम नहीं, तो अब ये लैंड का क्या करेंगे, ये लैंड दे देते थे ये पीजेंट्स को, जो सबसे लोअर तबके के लोग होते हैं उन्हें। इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, ये इनके पास ज़मीन आती थी सोल्जर्स वगैरह से। क्यों ऐसे, ऊपर किंग ने दी लॉर्ड को, लॉर्ड ने दी सोल्जर्स को, सोल्जर्स ने दे दी पीजेंट्स को, यानी कि सारी ज़मीन इनडायरेक्टली पीजेंट्स के पास पहुंच गई। लेकिन अभी पीजेंट्स इसके मालिक नहीं है, पीजेंट्स को इसका रेंट देना पड़ता है, रेंट देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनकी जो ज़मीन है उस पर करेंगे खेती, फार्मिंग। तो भाई ये सारे तो हो गए बड़े लोग, ये इन्हें तो क्या ही फार्मिंग में इंटरेस्ट होगा, तो फार्मिंग करते थे पीजेंट्स, तो फिर इनसे फार्मिंग कराते थे, लैंड का रेंट ले लेते थे। फिर जो सारा प्रोडक्शन था वो जाता था, जितना भी फूड वगैरह का प्रोडक्शन होता था वो जाता था नाइट्स वगैरह के पास। तभी नाइट्स क्या करते थे, ये सारा थोड़ा बहुत आगे पहुँचवा देते टैक्स के रूप में ये सब, तो ये धीरे धीरे आगे पहुँच जाता, और जो बच जाता वो पेजेंट्स को देते, भाई तुम गुजारा कर लो अपना, तुम्हें कुछ बेचना वगैरह है इसमें से, तुम अपना गुजारा कर लो। तो थोड़ा बहुत नाइट्स बदले में क्या देते थे, लैंड देते थे, साथ ही में इन्हें दे देते थे थोड़ा बहुत फूड, और पीजेंट्स की सेफ्टी भी इंश्योर करते थे नाइट्स। सोल्जर्स कहते थे कि भाई तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, यानी कि आस पड़ोस के राज्य से कोई तुम्हें मार के जा रहा है वगैरह वगैरह, तो तुम हमें भी लड़ना है ना। प्रोटेक्शन भी देते थे सोल्जर्स किनको, पीजेंट्स को, क्योंकि पीजेंट्स तो लड़ नहीं सकते। फिर शेल्टर भी देते थे। अब क्योंकि भाई पूरी जो ब्रिटेन है उसका एरिया मान लो किंग के पास है, किंग ने दे दिया सारा एरिया लॉर्ड्स को, लॉर्ड्स ने दे दिया नाइट्स को, सोल्जर्स को, यानी कि पूरे ब्रिटेन का एरिया हो गया सोल्जर्स का, देखा जाए तो। तब उस पूरे ब्रिटेन पे तुम्हें घर बनाना है तो सोल्जर्स की परमिशन से बनाना पड़ेगा, तो सोल्जर्स की परमिशन से इन्हें शेल्टर मिलता था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किंग सबसे पहले ऐसे लैंड देता था, लैंड धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होकर सबसे लोअर तबके के लोगों के पास, इनकी पीजेंट्स के पास पहुंच जाता था। फिर पीजेंट्स इसके बदले में रेंट देते थे, उस पर फार्मिंग करते थे, फिर उसके बदले में उन्हें फूड और प्रोटेक्शन और शेल्टर वगैरह मिल जाती थी।
फिर जो नाइट्स होते थे, सोल्जर्स होते हैं, इनका लड़ने वाला काम होता है, तो ये लैंड के बदले में मिलिट्री सर्विस दे देते थे। अब यही मिलिट्री सर्विस लॉर्ड किंग को भेज देते थे और किंग इनडायरेक्टली सब पे रूल कर लेता था। ऐसे इस सिस्टम को कहा जाता था फ्यूडलिज्म सिस्टम, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत वो हैं टर्म्स वगैरह, वो देख लेते हैं। जैसे एक टर्म है वैसल। वैसल का मतलब होता है कोई भी बंदा जिसे लैंड का यूज़ करने को मिला हो इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो इस चार्ट में से वैसल कौन कौन हो गया? वैसल हो गया नाइट्स यानी कि सोल्जर्स और लॉर्ड्स, क्योंकि लॉर्ड्स को लैंड मिला है इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस और नाइट्स को भी लैंड मिला है इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस। लेकिन पीजेंट्स को लैंड मिला है रेंट के बदले में, ना कि मिलिट्री सर्विस के बदले में, इसलिए पीजेंट्स वैसल्स नहीं होते, नाइट्स और लॉर्ड्स होते हैं वैसल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टर्म दी गई है पीजेंट्स को जो सर्फ बोला गया है, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है पर्सन हु वाज फोर्स टू वर्क, जिससे वर्क कराया जाता है फोर्स के द्वारा किसी भी लैंड पे, और इसका जो लैंड ओनर होता था, जो कि नाइट भी हो सकता है, लॉर्ड भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, उसकी उसे इज्जत करनी पड़ती थी वगैरह वगैरह। तो ये सब सर्फ की दी गई, यानी कि पीजेंट्स को बहुत डाउन ट्रोडन दिखाया गया है। एनसीईआरटी में देख लेना एक बार जितना मैंने पढ़ाया है। फिर उसके बाद हमें चर्च वगैरह के बारे में बताया गया है। जो चर्च का सिस्टम था उस वक्त, उस टाइम पे कैथोलिक चर्च होता था। फ़िलहाल तो प्रोटेस्टेंट वगैरह चर्च भी आ गए हैं। प्रोटेस्टेंट एक अलग सेक्ट निकल गया है क्रिश्चियंस लोगों का, जो थोड़े नए मॉडर्न टाइप के लोग हैं। मॉडर्न टाइम में उनमें रिवोल्यूशन वगैरह आया और उस वजह से प्रोटेस्टेंट सेक्ट निकला है क्रिश्चियंस में से, ठीक है। ये कैथोलिक चर्च सपोर्ट करता था किसको? ये जितना भी अब अबव अफेयर्स है, यानी कि जितना भी ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहा जाता है, किंग, लॉर्ड्स, नाइट्स, पीजेंट्स का। और इस सिस्टम को कैथोलिक चर्च सपोर्ट करता था, ठीक है। वो ऐसे नहीं कहता था कि भाई पीजेंट्स को लूटा जा रहा है, पीजेंट्स की भी ज़मीन है वगैरह वगैरह, मतलब पीजेंट्स के अधिकार की बातें नहीं करता था चर्च, बल्कि उसे करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसका काम ही मतलब लोगों की सेवा करना होता है। लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई कोई भी भगवान का रूप नहीं होता। कैथोलिक चर्च वाले खुद लैंड पोजेस करते थे, लैंड पोजेस, इनके पास खुद ज़मीन थी, ये खुद पीजेंट से ज़बरदस्ती काम करवाते थे, और ये ऊपर ऊपर के नाम पर रिलीजियंस वगैरह पे वो बिलीव करते थे। बाकी तो डाउन ट्रोडन को यूज़ तो ये भी करते थे, ठीक है। इस वजह से फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते थे। अभी जो कैथोलिक चर्च था ये सेंटर्ड ऑन पेपेसी। पेपेसी का मतलब होता है ऑफिस ऑफ बाइशॉप ऑफ रोम, द पोप। बाइशॉप क्या होता है? बाइशॉप होता है रिलीजियस लीडर, कोई बड़ा धर्म का लीडर, यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म होते थे उनमें जो प्रीचर वगैरह होते हैं, जो ज्ञान देते हैं लोगों में जा जा के बोल बोल के, तो उसे कहा जाता है बाइशॉप। और जो रोम जगह थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी उस टाइम पीरियड पे, तो जो रोम का बाइशॉप था उसी पे पूरा क्रिश्चियन धर्म चलता था, क्रिश्चियन का जो चर्च था वो चलता था। जितने भी क्रिश्चियन धर्म के चर्चेज में फादर वगैरह होते थे वो सब एक बड़े बाइशॉप की तरफ देखते थे, जिसे पोप कहा जाता था, और ये रोम के चर्च का बाइशॉप होता था, ठीक है। बताया गया है जो कैथोलिक चर्च था ये क्या कहता था कि जो हमारी लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ जो अभी हम जी रहे हैं, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, और ये कठिनाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसा मतलब चर्च बोलता था। और उस टाइम पीरियड पे कठिनाइयाँ भी ज़्यादा थी। आज के टाइम पीरियड पे तो कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि भाई आज के टाइम पीरियड पे इतने वॉर्स भी नहीं होते कि लोग आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, कम्युनल डिसहार्मनी भी नहीं होती, सब लोग शांति से रहते हैं। कंपैरेटिवली लड़ाई तो आज भी होती है, लेकिन उस टाइम पीरियड जितनी नहीं होती। उस टाइम पीरियड पे तो ऐसे ही पड़ोस में आपस में लड़ के मर जाते थे। आजकल लोगों का सिस्टम आ गया है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये सब होता था। और उस टाइम पीरियड पे मेडिकल सर्विसेज भी नहीं थी, और ना ही उस टाइम पीरियड पे लॉ का सिस्टम था कि भाई सब लोग शांति से रहें। ना ही उस टाइम पीरियड पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी, यानी कि उस टाइम पीरियड पे 10-10 बच्चे कर रहे हैं कि भाई 5-6 मर जाएंगे तो 5-6 तो जिंदा बचेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, तो इस वजह से लाइफ बहुत कठिन थी उस टाइम पीरियड की।
तो चर्च कहता था कि भाई तुम ऐसे ऐसे अपना जीवन जियो जिससे क्या होगा, तुम्हारी ये जो लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ, ये तो बेशक कठिनाई में चली जाए, लेकिन जब तुम मर जाओगे ना उसके बाद की जो लाइफ होगी, आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट है इनके दिमाग में, तो जो आफ्टर लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी गुजर जाएगी, ये सब काम करोगे तो, ठीक है। ऐसा कहते थे कैथोलिक चर्च वाले। और ये काम क्या क्या करवाते थे कि भाई हमारे इतना दान कर जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, हमारे चर्च में ये लिख जाओ, वो कर जाओ, इससे तुम्हारी आफ्टर लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो हो जाएगा। बल्कि ये अपना ही धंधा चला रहे थे, सबको पता है कि भाई कोई भी कितना ही दान कर ले मंदिरों में या फिर चर्चेज में, पाप तो मिटने नहीं, जो किए हैं वो किए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा करते थे कि भाई आपने कोई बड़ा पाप कर रखा है तो हमारे पास पैसे दे जाओ, हम आपका पाप ठीक कर देंगे। आगे चैप्टर में जानेंगे बात, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया मोनेस्ट्रीज़ के बारे में। मोनेस्ट्रीज़ लोगों को, जो लोग मतलब उस टाइम पीरियड पे गॉड में बहुत कम लोग मानते थे, तो जो लोग मानते थे ना वो भगवान से डरते थे कि भाई भगवान, हमने कोई गलत काम किया तो भगवान हमें सजा देगा। पुराने टाइम पीरियड पे ऐसा होता था। आजकल कोई नहीं डरता कि भाई कोई भगवान तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आजकल सब लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे लोग भगवान से डरते थे, कोई भी गलत काम करने से पहले सोचते थे कि भगवान मुझे देख रहा है। तो उस वजह से उस टाइम पीरियड के लोग गॉड फियरिंग थे। तो जो मोनेस्ट्रीज होती थी उस टाइम पीरियड पे, वो गॉड फियरिंग लोग, जो आस्तिक लोग थे, जो भगवान में मानते थे, उन्हें पूजा करना सिखाती थी, हाउ टू प्रे, कि पूजा वगैरह कैसे करनी ये सिखाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद 9वीं सेंचुरी के आसपास से सारे कॉन्टिनेंट्स की सिचुएशन बताई गई है कि क्या कॉन्टिनेंट क्या कर रहा था। तो 9वीं सेंचुरी के आसपास जो एशिया और अमेरिका थे, एशिया और अमेरिका, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रेट एम्पायर्स बन रहे थे और उनका एक्सपेंशन हो रहा था। उन ग्रेट एम्पायर्स में से कुछ एम्पायर्स थे नोमैडिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड थे कुछ एम्पायर्स, जैसे कि एक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम था मंगोलिक एम्पायर। तो जो मंगोल एम्पायर था वो एक ग्रेट एम्पायर था, वो काफ़ी बना था, एशिया में बना था, एशिया से स्टार्ट हुआ था, मतलब चाइना, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, वो बात अलग है, वो एशिया से आगे चढ़ के यूरोप में पहुंच गए थे, लेकिन मेजर एरिया एशिया में था, इसलिए एशिया का पार्ट करके बताया गया है, ठीक है। फिर उसको बताया गया जो अमेरिका था वहाँ पे भी ऐसे ग्रेट एम्पायर स्टार्ट हुए, वो भी नोमैडिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड थी, जैसे कि माया सभ्यता, आपने नाम सुना होगा, और एक थी एज़टेक सभ्यता, ये बहुत अच्छी अच्छी सभ्यताएँ थी, ट्रेडिशंस, नोमैडिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कुछ तो नोमैडिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड थे ग्रेट एम्पायर्स, और कुछ थे वेल डेवलप्ड सिटीज़ और ट्रेडिंग रूट्स पे बेस्ड, जैसे कि इसमें एक इस्लामिक एम्पायर आ सकता है, वो भी इसी टाइम पीरियड के आसपास बन गया था। तो बताया गया 9 से लेके 17 सेंचुरी के बीच में यूरोप की कंडीशन क्या थी। तो यूरोप में जो ट्रेडिशंस थे वेस्टर्न यूरोप में वो चेंज हो रहे थे धीरे धीरे। क्यों चेंज हो रहे थे कि भाई पहले लोग अंधविश्वास में ज़्यादा मानते थे कि भाई भगवान है, ये है, वगैरह वगैरह, दान करोगे तो भाई तुम्हारे पाप घट जाएंगे वगैरह वगैरह, तो अंधविश्वास में लोग ज़्यादा मानते थे। लेकिन 9 से लेके 17 सेंचुरी के आसपास लोगों में साइंटिफिक रीज़न डेवलप होने लगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीज़न। और साइंटिफिक रीज़न वगैरह कैसे बेस्ड होते थे, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि भाई वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे और एक स्टडी पब्लिश करते थे, उन स्टडी से जो साइंस वगैरह के रीज़न निकलते थे उनकी डेवलपमेंट होने लग गई। यानी कि लोग अंधविश्वास पे बातें नहीं करते थे, मिथ्स वगैरह पे विश्वास नहीं करते थे कि कोई भी कुछ कह रहा है मान लिया, ब्रो साइंस वगैरह जिसे कहते हैं, साइंस का साइंटिफिक रीज़न डेवलप हो गया था यूरोप में 9 से 17 सेंचुरी का आसपास, इतने टाइम पीरियड पहले, ठीक है। इंडिया में तो अभी जाके डेवलप हुआ है कुछ सालों से। क्रिएशन हो गई किनकी, सिविल सर्विसेज की क्रिएशन स्टार्ट हो गई, पार्लियामेंट की क्रिएशन स्टार्ट हो गई, और डिफरेंट लॉ के कोड्स बन गए कि भाई जो सिविल सर्विसेज हैं जैसे कि आईएएस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह हो गई, ये सब बननी स्टार्ट हो गई। इंडिया के कंटेक्स्ट में आईएएस बता रहा हूँ, बाहर उनके अलग कुछ बोला जाता होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो सारी स्टार्ट हो गई,
ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट इनके एमपीज एमएलए वगैरह का सिस्टम स्टार्ट हो गया, डेमोक्रेसी आ गई उधर इस टाइम पीरियड के आसपास। और फिर डिफरेंट लॉ कोड्स भी आ गए कि भाई लॉ, ब्रिटेन में तो बहुत पहले लॉ बन गया था। पार्लियामेंट भी मेरे ध्यान में 1600 के आसपास बन गई थी उधर ब्रिटेन में, जो 17th सेंचुरी के आसपास ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो एग्रो है और इंडस्ट्री है, इन दोनों सेक्टर में बूस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो बढ़ जाती है। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वहाँ पे ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की सीड्स यूज़ करने लग गए, प्लोइंग के नए नए मेथड्स यूज़ करने लग गए, जिसकी वजह से जो इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडस्ट्री में ये बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट्स यूज़ करने लगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि भाई पहले एक बंदा एक मशीन चला रहा है, मतलब एक कोई काम कर रहा है, तो एक ऐसी मशीन बना दी कि वही एक बंदा अब 10 मशीन चला सकता है, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ऐसे उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी और बहुत सारे एडवांसमेंट कर दिए यूरोप में। फिर उसके बाद बताया जाता है पुरानी स्टोरी थोड़ी, 5th सेंचुरी के आसपास, 5th सेंचुरी सी के आसपास जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर हम पहले पढ़ चुके हैं, द एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर में। तो जो रोमन एम्पायर था वो वेस्ट में था और ईस्ट में था। ईस्ट में जो एशिया का पार्ट है वो आ जाता था, वेस्ट में जो यूरोप का पार्ट है वो आ जाता था। तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो फिर भी बहुत सालों तक चला था, आखिरी में जाके जो पर्शियन लोग उन्होंने रहा है, या फिर जो अरेबियन लोग थे इस्लामिक वैल्यूज़ वाले, उन्होंने रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप शुरुआत में डिसइंटीग्रेट हुआ था, ईस्ट बाद में जाके हुआ था। तो जो वेस्टर्न यूरोप स्टार्ट में डिसइंटीग्रेट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? ट्राइबल्स की वजह से। ट्राइबल्स ने उन्हें हरा दिया था, बहुत सारी जर्मन ट्राइब्स थी, उन्होंने उन्हें हरा दिया था। फिर जो रोमन एम्पायर, वैसे तो है नहीं कि जर्मन ट्राइब्स ने हरा दिए तो सब कुछ तहस महस कर देंगे, कुछ तो छोड़ेंगे। तो जो रोमन एम्पायर का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को अडेप्ट कर लिया गया, किसके लिए? जर्मन ट्राइब्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जर्मन ट्राइब्स जैसे जैसे रहना चाहती थी उसके हिसाब से उस सिस्टम को अडेप्ट करके उस सिस्टम को ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो 5th सेंचुरी के आसपास रोमन एम्पायर था, इसमें जो अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स वो ईस्ट में ज़्यादा बड़े थे, वेस्ट में छोटे थे। इसके पीछे कारण भी है, जियोग्राफिकल कारण, क्योंकि भाई ईस्ट में जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा स्टेबल है, ईस्ट में बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती, जिससे कि मतलब लोग बाहर ज़्यादा निकल सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ बना सकते हैं। वेस्ट में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और ये सब बर्फबारी वगैरह ज़्यादा होती है, इस वजह से उधर लोग बाहर भी कम निकलते हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह कम होती थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया 9 से लेके 11th सेंचुरी के बीच में जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पे जो चर्च था और ट्राइबल लोग थे, ये दोनों मिल गए आपस में और उन्होंने रोमन इंस्टीट्यूशंस बना लिए, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना लिए कि जो राजा है वो थोड़ी बहुत बातें चर्च के जो पोप हैं वगैरह उनकी भी मान रहा है। जो पोप था रोम में, रोम का जो चर्च का बाइस होता था जिसे पोप कहा जाता था, उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस था किंग के ऊपर। किंग से कहता था पोप की यहाँ पे अटैक कर, जब भी किंग करता था, मतलब इतनी चलती थी। तो इन दोनों ने मिल के आपस में एक रोमन इंस्टीट्यूशन बना लिया बहुत बड़ा, और इस इंस्टीट्यूशन में ट्राइबल ट्रेडिशंस, कस्टमरी रूल्स, प्रथा वगैरह, ट्राइबल प्रथाओं से रूल किया जाता था, ठीक है। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है एम्पायर ऑफ शार्लेमेन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है शार्लेमेन, ठीक है। कभी कोई चार्लमैन वगैरह बोले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है शार्लेमेन। तो शार्लेमेन का जो एम्पायर था वो परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पर जो रोमन पोप वगैरह है, चर्च वगैरह, उसको यूज़ किया गया था ट्राइबल प्रथा वगैरह के अनुसार और ट्राइबल रूलर के द्वारा, ठीक है। तो शार्लेमेन था वो एक ट्राइबल रूलर था जर्मन ट्राइब्स का, वो चर्च की सारी बातें मानता था और उसके अकॉर्डिंग उसने रूल किया, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो वेस्टर्न यूरोप है वो 9th सेंचुरी के आसपास यूनाइट हो गया था। कैसे यूनाइट हो गया था? जो रोमन एम्पायर था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उसे वापस यूनाइट कर लिया गया, किसके द्वारा?
जो ट्राइबल चीफ्स वगैरह थे उन्होंने आपस में हाथ मिला के वापस से रोमन एम्पायर बना दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और इसका नाम पता क्या रखा, पिछला वाला रोमन एम्पायर था इसका नाम रखा होली रोमन एम्पायर। होली क्यों रखा, क्योंकि होली होता है जो चीज़ शुभ हो। अब मैंने बताया था ट्राइबल लोग मिल गए थे चर्च के साथ, तो चर्च जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे शुद्धता अपने आप ही हो जाती थी उस टाइम पीरियड पे कि भाई चर्च जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इस वजह से इस रोमन एम्पायर को सही यानी कि शुद्ध रोमन एम्पायर बोला गया, ठीक है। और ये रोमन एम्पायर किसके अंदर में एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था शार्लेमेन के अंडर। शार्लेमेन बन गया होली रोमन एम्पायर। तो शार्लेमेन बन गया होली रोमन एम्पायर किसका, होली रोमन एम्पायर का, जो कि 9th सेंचुरी के आसपास वेस्टर्न यूरोप को यूनाइट करके बनाया गया था चर्च के साथ ट्राइबल ट्रेडिशंस को जोड़ के, ठीक है। फिर अब जो रोमन इंस्टीट्यूशन बना है ये, इसमें ट्राइबल ट्रेडिशंस जोड़ दिए गए हैं। तो इससे एक नया सिस्टम पैदा होता है जिसका नाम था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म की स्टार्टिंग ही इस टाइम पीरियड से होती है जब रोमन इंस्टीट्यूशंस को ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ जोड़ दिया गया था। इससे पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। फ्यूडलिज्म यानी कि एक ट्राइबल ट्रेडिशन था उस टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद अब ये अब तक फैल गया, मतलब रिसेंटली जाके बैन हुआ था ये 100-200 सालों में, वरना ये अब तक चल रहा था, यानी कि 1001 साल तक चल रहा था। तो फ्यूडलिज्म तो मैंने समझा ही दिया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि क्या होता है, तो अब आगे जानते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी में पढ़ लें, जो बातें लिखी हुई है आराम से समझ में आ जाएगी। दो छोटी मोटी टर्म्स हैं जैसे कि मैनर हो गया। मैनर क्या था, ये ज़मीन होती थी, किसकी ज़मीन को मैनर कहा जाता था, किसकी ज़मीन होती थी, ये लॉर्ड्स की ज़मीन होती थी। मैंने बताया था लॉर्ड्स जो किंग के नीचे होते हैं लॉर्ड्स, उनको जो ज़मीन मिलती थी उसे मैनर कहा जाता था, ठीक है। और लॉर्ड्स को कहा जाता था ज़मींदार। और मैनर हाउसेस क्या होता था, जो मैनर होती है यानी ज़मीन का जो मालिक है लॉर्ड, इस लॉर्ड का हाउस होता था मैनर हाउसेस, ठीक है। जो लॉर्ड होता था उसके घर को मैनर हाउसेस कहा जाता था। तो ये छोटी मोटी टर्म्स दिए गई हैं, एक बार देख लेना। तो बाकी फ्यूडलिज्म मैंने पढ़ा दिया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में। उसके बाद अब जानते हैं 14वीं सेंचुरी के आसपास यूरोप में जो टाइम पीरियड था उसे कहा गया था रेनेसेंस। रेनेसेंस को हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कि किसी भी बंदों का पुनर्जागरण होना है कि उनकी आंखें खुल जाना। अभी तो वो किसी गलत प्रथा को मानते हुए आ रहे हैं, एकदम से उनकी आंखें खुल गई, वो सही प्रथा मानने लग गए, ठीक है, ऐसा हो जाना। तो इसमें क्या था कि रेनेसेंस किस टाइम पीरियड को बोला गया, उस टाइम पीरियड को बोला गया जब जो वेल्दी पीपल थे, जो अमीर लोग थे यूरोप में, वो कंसर्न हो गए किसके बारे में, जो प्रेजेंट लाइफ है उसके बारे में, जो प्रेजेंट लाइफ वो जी रहे हैं उसके बारे में कंसर्न हो गए, ना कि आफ्टर लाइफ के बारे में। उस टाइम पीरियड पे क्या करते थे लोग, प्रेजेंट लाइफ को नहीं जीते थे, डर के रहते थे हमेशा भगवान से, और जो आफ्टर लाइफ थी उसकी कामना करते थे कि आफ्टर लाइफ बढ़िया हो, प्रेजेंट लाइफ बेशक खराब चली जाए, ऐसा होता था। लेकिन फिर जो कुछ अमीर लोग आए, इन्होंने देखा चर्च तो अपना अलग ही धंधा चला रहा है, कितने पैसे दे दो आफ्टर लाइफ अच्छी हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि भाई आफ्टर लाइफ वगैरह फेक है, प्रेजेंट लाइफ पे ध्यान दो, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ ही सब कुछ है। ये चर्च वगैरह ऐसी पागल बना रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है आफ्टर लाइफ का। तो ये सब जब स्टार्ट हो गया उसे कहा गया था रेनेसेंस। 4th सेंचुरी के आसपास यूरोप में स्टार्ट हो गया था ये, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है 15th सेंचुरी के एंड में जो स्टेट्स थी यूरोप के, जो किंग वगैरह थे हर राज्य के अलग अलग, उन्होंने किसको प्रमोट किया, उन्होंने प्रमोट करा ट्रैवल और डिस्कवरी को। उन्होंने एक चीज़ देखी किंग वगैरह ने कि भाई हमारी जो जनता है उस टाइम पीरियड पे यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी थी, तो हैंडल नहीं हो रही थी वो। तो यूरोप वाले किंग वगैरह ने सोचा कि भाई अगर हम ये करें कि बाहर के जो इलाके हैं नदियों पार, तो हम नदियों पार लोगों को भेज देते हैं ट्रैवल करने और डिस्कवर करने, जिसे जो ज़मीन मिलेगी उधर जाके रह लेगा और अपने साथ 1000-2000 लोगों को ले जाएगा, पॉपुलेशन कम होगी, इधर के लोग शांति से जिएंगे और उधर से रिसोर्सेज ला के इधर भी दे जाएंगे ताकि आराम से रहें। ऐसा सोच के उन्होंने प्रमोट किया ट्रैवल और डिस्कवरी को, ठीक है। तो इसी की स्टार्टिंग से क्या हो जाता है,
जो पुर्तगीज़ थे, पुर्तगीज़ भी भाई, पुर्तगाल जो कंट्री है यूरोप में बिल्कुल कोने में पड़ती है, वेस्टर्न साइड में बिल्कुल कोने में, यहाँ पे स्पेन आ जाता है, तो यहाँ पे पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल वालों को भी भेजा गया भाई ऐसे ही। तो पुर्तगाल वाले निकले, घूमते घूमते आ गए भाई इंडिया में। तो पुर्तगाल वालों ने, पुर्तगीज़ लोगों ने इंडिया ढूंढ लिया। इंडिया उन्होंने कैसे, वो निकले इंडिया को ढूंढने थे। क्यों निकले थे? क्योंकि भाई उस टाइम पीरियड पे इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। ट्रेड क्या करते थे? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मतलब बीच में आते थे मिडल ईस्ट वाले, जैसे कि जो सऊदी अरेबिया वगैरह होती है, ये कंट्रीज़। यहाँ पे आ गया इंडिया और यहाँ पे आ गया यूरोप। अब भाई इंडिया वाले भेज रहे हैं स्पाइसेस, अब ये भी इनको स्पाइसेस देंगे हमसे ख़रीद के। स्पाइसेस के बदले में यूरोप वाले देते थे मेटल्स। मेटल्स भी वो प्रीशियस, यानी कि गोल्ड सिल्वर वगैरह। फिर ये गोल्ड सिल्वर वगैरह जाता था इंडिया को। तो वो सोचे कि भाई हम इतने 500-600 सालों से गोल्ड वगैरह दे रहे हैं किसी देश को स्पाइसेस के बदले में, तो अगर हम उस देश में अब जाके लूटेंगे तो वो देश बहुत ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि हमने बहुत सालों तक गोल्ड भिजवाया है। तो इंडिया वालों को लूटने की सोच के आए ही हैं कि हम उस देश के साथ ट्रेड करेंगे वगैरह वगैरह। तो इंडिया को ढूंढने गए और उन्होंने इंडिया पा लिया। इंडिया किसने पाया? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने, ये एक पुर्तगीज़ बंदा था, ठीक है। फिर उसके बाद भाई पुर्तगीज़ निकला था इंडिया ढूंढने। वैसे ही बहुत सारे लोग निकले थे इंडिया घूमने। वैसे ही एक बंदा था कोलंबस नाम का, कोलंबस भी निकला भाई इंडिया ढूंढने। लेकिन वो सोचा कि वास्को डी गामा जो पुर्तगीज़ है उसने ईस्टर्न रास्ते से गया है वो, यानी कि ये जो पुर्तगाल है वो ऐसे गया था इंडिया को ढूंढने। तो वास कोलंबस सोचा कि अभी ये ऐसे गया है, मैं इस तरफ से जाऊँगा, इंडिया को इधर से ढूंढ लूँगा, क्योंकि एक बड़ी कंट्री होगी ऐसे। ये इधर से घुस गया, मैं इधर से घुस जाऊँगा, ऐसे ही सोच के गया। तो ये ऐसे गया और गया गया, रास्ते में मिल गया इसे अमेरिका, और ये अमेरिका में पहुंच गया। लेकिन ये सोचा कि ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, इस वजह से इसने अमेरिका के जो आसपास के जो आइलैंड वगैरह हैं, जिन्हें आज के हम वेस्ट इंडीज़ जानते हैं, उन्हें वेस्ट इंडीज़ ऐसे ही नाम दिया कि वो वेस्ट रास्ते से ढूंढने जा रहा था और इंडिया को ढूंढने जा रहा था, इस वजह से नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो कोलंबस इंडिया ढूंढने जा रहा था 1492 के आसपास वेस्ट रास्ते से, लेकिन उसने अमेरिका के कुछ आइलैंड्स ढूंढ लिया आसपास के और उन्हें नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी वो होती हैं पढ़ाई लिखाई वगैरह, बहुत सारी बुक्स वगैरह बनाई जाती हैं। जैसे कि एक इस्लामिक बंदे ने बनाई थी, जैसे जिसका नाम था हसल अल वज़ान। इसने एक बुक बनाई थी जिसमें उसने जियोग्राफी बता दी थी पूरे अफ्रीका की, यानी कि उस टाइम पीरियड पे कोई मैप वगैरह बना दे तो बहुत बड़ी बात होती थी। कैसे भाई? कि उस बंदे को नाव से पूरा अफ्रीका ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे ये पूरा अफ्रीका है मान लो, तो ये पूरा अफ्रीका है, तो अब उस बंदे को पूरा नाव से इधर से इधर से इधर ऐसे 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 अफ्रीका ट्रैवल करना पड़ेगा, जब भी जाके वो मैप बना पाएगा। तो उसने, उस बंदे ने पूरा ट्रैवल करा, अंदर तक गया, पूरे अफ्रीका देखा। फिर उसने इन सबको जो जो उसने जाना उसने एक बुक में लिख दिया, जिसे कहा जाता था जियोग्राफी ऑफ अफ्रीका, मतलब कुछ और कहा जाता था, ऐसे बता रहा हूँ। और यूरोप में लोग इसे क्या कहते थे? लियो अफ्रीकैनुस। यूरोप में इस बुक को लियो अफ्रीकैनुस नाम से जाना जाता था, इस बंदे ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद एक और बंदा है डोना मरीना नाम करके बंदी है, डोना मरीना नाम करके एक लड़की है। एक एजटेक वुमेन थी। एजटेक मैंने बताया था अमेरिका में एक नोमैडिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड एम्पायर स्टार्ट हुआ था, एम्पायर इन अमेरिका, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो उसमें, ठीक है। तो इसने क्या करा था, डोना मरीना के बारे में बताया गया है कि इसने क्या करा, स्पेनिश लोग थे वो पहुंच गए भाई अमेरिका ट्रैवल करते करते। अब अमेरिका में जाके उन्होंने सोचा कि हम इन पे रूल कर लेते हैं, इन लोगों पे, और फिर हम सारी ज़मीन हड़प लेंगे। तो उस रूल को करने के लिए उसे कोई इंसाइडर चाहिए था कि भाई ऐसे ही तुम किसी भी देश में जाके किसी हरा नहीं दोगे। उसे कोई इंसाइडर चाहिए रहेगा जो उसकी सारी बात बताएगा राजा की, और फिर अटैक करने में मदद करेगा। तो वो इंसाइडर का काम करा डोना मरीना ने। ये एक अमेरिका की रहने वाली लड़की थी एज़टेक एम्पायर की। उसने स्पेनिश रूलर जो था, जिसका नाम था, इसने जो स्पेनिश रूलर था मेक्सिको का, मतलब जो मैक्सिको गया था स्पेन से रूल करने के लिए, उससे करी दोस्ती। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती कर लेना। दोस्ती करने के बाद उसे बता दिया कि भाई ये राज है, राजा के यहाँ से अटैक करना है, और फिर हेल्प कर दी स्पेनिश राजा को जीतने के लिए। तो स्पेन का राजा मैक्सिको जीत गया।
इंडिया में भी ऐसे हुआ था, इंडिया में बहुत सारे पिक्चर वगैरह लगा दिए थे ब्रिटिशर्स ने, जिस वजह से वो जीत जाते थे हर बार। ठीक है, ऐसे करते थे यूरोपियंस, किसी भी देश में जाते थे तो कोई इंसाइडर ढूंढ लेते थे जिससे कि रूल कर लेते थे आसानी से। उसके बाद में वास्को डी गामा के बारे में बताया गया है। वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी है, हम सबको पता है। कब करी थी ये भी पता है, 1498 में, लेकिन कैसे करी ये नहीं पता। वो सबसे पहले आया था, अराइव्ड इन कैलीकट। कैलीकट एक जगह है कोझिकोडे में, ये कहाँ पे पड़ती, कोझिकोडे जो जगह है वो कहाँ पे, वो है गोवा में। तो अब ये भाई वास्को डी गामा अपने नाव लेके घूमता घूमता पहुँच के गोवा में, तो फिर गोवा में जाके हमारी इंडिया की खोज कर ली। ठीक है, 1498 के आसपास। उसके बाद में बताया गया कैथोलिक चर्च के बारे में थोड़ी बहुत बातें। कैथोलिक चर्च जो था वो स्टडी करता था दूसरे रिलीजन्स को, यानी कि जो कैथोलिक रिलीजन्स के लोग हैं वो अगर किसी नए जगह जाके नया रिलीजन देखेंगे कि भाई उन्होंने इस्लाम धर्म देखा, तब वो इस्लाम की स्टडी करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों था भाई, वो कोई सेकुलर तो थे नहीं कि भाई सेकुलरिज्म में बिलीव करता है, सबके धर्म को पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो क्या करते थे, दूसरों के रिलीजन को पढ़ते, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ते, और फिर उनके धर्म में कोई भी गलती निकालते, गलती, और फिर उस गलती का यूज़ करते हैं उन लोगों को हराने के लिए, कि भाई उनके मन में बांट देते तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारे धर्म में ये है, तुम्हारे धर्म में वो है, 100 तरह की बातें बना देते, जिस वजह से लोगों को लगने लग जाता भाई हाँ सच में मेरा धर्म खराब होगा, जिस वजह से वो मेंटली उन पर रूल कर लेते थे और फिर बाद में जाके फिजिकली भी कर लेते थे। ठीक है, तो ये टैक्टिक अपनाते थे कैथोलिक चर्च वाले। ठीक है, और इस टैक्टिक को अपना के वो अनक्रिश्चियन जितने भी लोग थे उन सब पर अटैक करते थे। अनक्रिश्चियन जैसे कि भाई इस्लाम धर्म हो गया, मुस्लिम जो रिलीजन है वो हो गया, उन पर अटैक करते थे, बहुत सारे अटैक किए उन्होंने। हिंदू धर्म हो गया, इंडिया में आके हिंदूज पे भी बहुत सारा अटैक किया। बाद में जो अमेरिका के बाकी छोटे मोटे ट्राइबल धर्म थे उन पर भी अटैक करा। तो इनके अलग अलग धर्मों पर अटैक करते रहते थे कैथोलिक चर्च वाले, पूरी सब स्टडी करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जितना ही पढ़ा उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर 6 है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।